Assalamu alaikum to all of my students. This is Nibra bint Irshad, Professor of the Agricultural College, Gujranwala campus. As you all know, due to coronavirus, we can't give you live classes in college, so we are going to start our online session for your convenience. Our today topic is nationalization of banks. Nationalization of banks from the book of MBF, Money, Banking and Finance, page number of 339. The topic is nationalization of bank. First of all, I will tell you about the introduction of nationalization of bank. Nationalization का मतलब क्या होता है? Nationalization means conversion or convert of a private bank into the government bank. Nationalization means the transfer of any property or institution from private to state ownership. It means अगर हमारे पास कुछ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास प्राइवेट बैंक्स हैं, अलाइड है, ये MCB है, इस डिफरेंट जो आपको अपनी इकोनॉमी में सोसाइटी में इर्द गिर्द बैंक नज़र आते हैं, सब प्राइवेट बैंक्स हैं और ये सब प्राइवेट ऑनरशिप में होते हैं. अगर हम इनकी ऑनरशिप को कन्वर्ट कर दें या ट्रांसफ़र कर दें प्राइवेट ऑनरशिप से गवर्नमेंट ऑनरशिप में, तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. ट्रांसफ़र एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट स्टेट. In Pakistan, 13 commercial banks of Pakistani origins were nationalized on January 1st, 1974. Under this scheme, the smaller banks were merged with big banks and as a result, 5 units were formed. अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन होता है, जो बिजनेस होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं मिलकर एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं. उसी तरह कहता है कि हमारे पास 13 यूनिट्स थे जो स्मॉलर बैंक थे, जो मिलकर उन्होंने एक बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन और 5 बैंक्स में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया. दीज बैंक्स वर नेम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड एंड अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड. ये बैंक थे जो उस वक्त 1974 में कंबाइन होकर यूनिट होकर नेशनलाइज हुए थे और 13 स्मॉलर यूनिट से 5 बिग यूनिट्स में चेंज हुए थे. जब हमारे पास बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट बेस पे भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट में, हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ बैंक से फैसिलिटीज़ लेना है, सर्विसेज लेना है. तो क्या रीजंस हैं, क्या वजूहत हैं, क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से बैंक्स को प्राइवेट से गवर्नमेंट स्टेट में दिया जाता है? उन कॉजेज या रीजंस में सबसे पहले हमारे पास है इनफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल. बिफोर नेशनलाइजेशन, जैसे आपके वो ये स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रहा है, कॉजेज ऑफ नेशनलाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास है इनफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल. इसका क्या मतलब है? इनफेक्टिव सेंट्रल कंट्रोल का मतलब है कि हमारे पास जो नेशनल बैंक थे, जो नेशनलाइजेशन से पहले प्राइवेट बैंक थे, वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ और उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके ऊपर कोई इतना बॉदर नहीं करते थे. ठीक है, तो कहते हैं उनका कंट्रोल, स्टेट बैंक का प्रॉपर कंट्रोल नहीं था प्राइवेट बैंक के ऊपर. Before nationalization, the control of central bank over commercial bank was very weak. Commercial banks did not give due importance to the policies given by central bank. कहते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको स्टेट बैंक की तरफ से अगर कोई पॉलिसीज़ या कोई रूल्स और रेगुलेशन मिलते थे, वो उनके ऊपर कोई इतना खास ध्यान नहीं देते थे. वो उसका जो कंट्रोल था स्टेट बैंक का, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो पूरी इकॉनमी है वो बैंक्स के ऊपर बेस करती है. हमारा पैसा, हम जो क्रेडिट है, कोई लोन को, जो हमारे अदारे हैं उनको लोन की ज़रूरत है तो उन्होंने ऑब्वियसली बैंक से लेना है. तो कहते हैं कि हमारा जो स्टेट बैंक, उसने जब ये सारा निज़ाम पैसे का चलाना है हमारी इकॉनमी के अंदर, तो इस निज़ाम को उसने प्रॉपर और स्मूथ वे में लेकर चलना है. तो कहता है कि नेशनलाइजेशन से पहले जो स्टेट बैंक का कंट्रोल था कमर्शियल बैंक के ऊपर, वो बहुत वीक था. उस कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने क्या किया कि बैंक को अपनी ओनरशिप में लेना शुरू कर दिया. सेकंड हमारे पास ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, लोन टू रिलेटिव्स. अब मैं अगर बैंक की ऑनर हूँ, ठीक है, बैंक की या बड़ी पोस्ट पे हूँ, कोई मैनेजर हूँ, तो मेरी क्या जो मेरा ध्यान होगा कि भाई मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाब को, अपने दोस्त को पहले जो प्रेफरेंस दूँ. ठीक है. The high-ranking banking officers issues large amount of advance to the relatives, but a major portion of such loan was not returned.
अब कहता है कि मेरे आपको एक बहुत अजीज़ है, अहबाब है, रिश्तेदार है, मैं उसको प्रेफरेंस देती हूँ कि मेरा जो एक लोन की बड़ी अमाउंट है वो मैंने अपने किसी अहबाब या रिश्तेदार को दे दी। तो इसका क्या नुकसान होता था? सबसे पहला नुकसान ये है कि जो बाकी जो हकीकी जो हक रखते हैं हमसे, जिनको ज़रूरत है पैसे की, जिन्होंने कारोबार करना है उस पैसे से, बहुत से दूसरे सेक्टर्स हैं वो महरूम रह जाते हैं पैसे से। और दूसरा ये कि रिकवरी बहुत मुश्किल होती थी। अब चूँकि रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई अजीज़ है, तो रिकवरी जो थी या तो वो बैड डेट्स पे जाती थी या उनको खुद से रिकवर करना पड़ता था, तो उसकी लोन की रिकवरी बहुत मुश्किल थी। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। Concentration of wealth. A few people were using the national savings in their own interest. According to an estimate, 200 families borrowed 75% of this total income, which caused concentration of wealth. To remove this, the government decided for nationalization. कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी में है उसमें हमारी वेल्थ का, पैसे का बहुत सारा जो हिस्सा होता है वो दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में लग जाता है, जिसकी वजह से जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं या गरीब गुरबा लोग होते हैं उन तक पैसे की रिसाई जो है वो नहीं हो पाती। तो क्या किया कि बैंक कहता है कि हम बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन से निकाल कर नेशनलाइजेशन में लाएंगे, ताकि जो वेल्थ की कंसिडरेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की, वो सब लोगों में जानी चाहिए, ना कि सिर्फ ये नहीं कि 75% एक तबके को चला गया और 25% नहीं। कहते हैं कि जब हम बैंक को नेशनलाइजेशन में लेकर आएंगे तो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंसिडरेशन है वो हर जगह इक्वल करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ क्रेडिट। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ क्रेडिट के अब हम पैसा जो कर्जा था या लोन था वो लेने वाले ने ले लिया बैंक से, अब वो जाके उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगा वो बैंक को नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से पैसा बहुत सारी गलत जगहों पर इस्तेमाल होता है, जो उसका एक बेसिक पर्पज़ होता है वो पूरा ही नहीं हो पाता। The bank issued loans almost blindly. In many cases, not much importance was given to securities and majority of loan issued were considered irrecoverable. कहते हैं कि हम हमारा जो लोन या एडवांस देने का मकसद होता है कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए, मौशी तरक्की करे, जिस तरह हमारे किसान हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कमर्शियल, कि मतलब हमारा पैसा कारोबारी सेक्टर्स में जाए, लोग कारोबार करें, पैसे से पैसा कमाए तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करे। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि जो लोन जो क्रेडिट हमने इशू किया है वो ठीक तरीके से, या क्योंकि बैंक को इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता, उसको सिर्फ कंसर्न होता है कि मैंने अपना लोन इशू कर दिया, क्रेडिट दे दिया, मुझे उसके ऊपर सूद मिलता रहे। उसने तो अपना कमाई कर ली, लेकिन जो उसका मकसद था कि पैसे को सही जगह पर पहुँचाना वो पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से बैंक ने क्या किया कि हम इनको नेशनलाइजेशन में लेंगे ताकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पैसे का सही यूज़ होगा, जहाँ से हमें पैसा रिकवरेबल होगा, हम वहाँ पे अपना क्रेडिट इशू करेंगे। इम्प्रॉपर एलोकेशन। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रॉपर एलोकेशन। द कमर्शियल बैंक्स had been advancing most of the loans to big industrial exporters and importers, but agriculture sector was neglected. अब हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हम कहते हैं कि इसकी जो मईशत है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर पे। लेकिन अगर क्योंकि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसकी जो मईशत का बहुत ज़्यादा, जो इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा जो हमारी अर्निंग है वो बेस्ड करती है एग्रीकल्चर पे। तो कहते हैं कि जब हमारे पास प्राइवेट बैंक हैं तो ये क्या करते हैं, इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को या इंडस्ट्रीज़ को, इन लोगों को तो लोन इशू कर देते हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स, हमारा एग्रीकल्चर वो किधर गया, जिसकी वजह से पैसे की जो इम्प्रॉपर एलोकेशन होती थी। तो बैंक ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम इन बैंक्स को नेशनलाइज करके जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है हम उनको भी प्रॉपर क्रेडिट की फैसिलिटी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी। प्रोटेक्शन, अब हमारे पास जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, मेरा अगर प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, मैं अपना पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो हमें ना एक सिक्योरिटी, प्राइवेसी मिलती है जी। हम आपके अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपकी इजाज़त के बगैर किसी को आपकी जो स्टेटमेंट है वो हम शो नहीं करने देंगे। तो जो हमारे पास ब्लैक मनी थी, जो लोग ऑफिसर्स, बड़े जो लोग हैं वो कमाते हैं, वो उसको अपने अकाउंट्स में संभालते हैं ताकि वो चेक एंड बैलेंस ना रख सकें। Private banks of the country protected the black money of high-ranking officials. Even the government was not legally allowed to check the balance of account. जब तक गवर्नमेंट को भी कोई लीगली नोटिस नहीं मिलता, वो भी उस बंदे की जो
स्टेटमेंट है, जो उसका चेक एंड बैलेंस है वो नहीं रख सकता, जिसकी वजह से ब्लैक मनी को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती थी। कैसे कि अब मेरे पास अगर काला धन है, पैसा है बहुत ज़्यादा है, मैंने अकाउंट खुलवाया, उसमें रख दिया। अब बैंक को तो सिर्फ पैसा चाहिए ना, रिकवरी, अपना सर्विस चार्जेस चाहिए, अपना कमाई चाहिए। अब जो लेकिन हमारे गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ से कंसर्न होता है या नैब है कि भाई इस बंदे ने इतना पैसा कहाँ से कमाया। तो जब बैंक प्राइवेटाइजेशन में होते हैं तो हमारे अकाउंट्स को किसी को भी चेक करने की लीगल नोटिस के बगैर इजाज़त नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लैक मनी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम बैंक्स को नेशनलाइजेशन में लाना शुरू करें ताकि अकाउंट्स की तरफ हमारा चेक एंड बैलेंस रहे। नेक्स्ट हमारे पास है फेवरेटिज्म। द बैंक ऑनर्स प्रोवाइडेड की पोस्टेज ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, दे वर नॉट प्रोफेशनल्स, देयरफॉर दे वर अनेबल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स। अब हमारे पास हमारे मुल्क में कहते हैं ना कि सिफारिशात या फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होती है। हमें काबिल लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। मैनेज कोई भी किसी भी किस्म का इदारा है, अच्छी मैनेजमेंट के बगैर नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम फेवरेटिज्म में जाएंगे, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अहबाब, अजीज़, कोई ऐसा जो काबिल ही नहीं है, जो इतना वेल एजुकेटेड ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है उस पोस्ट के लिए, लेकिन हम फेवरेटिज्म के तौर पर, सिफारिशात के तौर पर उसको वो जगह दे देते हैं, तो क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल लोग नहीं होते, वो सारी मैनेजमेंट को, सारे काम को बिगाड़ के रख देते हैं। तो क्या फेवरेटिज्म जो है वो तरक्की की तरफ नहीं लेके जाता, प्रॉफिट की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि हमारे अदारों की रिप्यूट को, उसके प्रॉफिट को डाउन वाइज लेकर आता है, ठीक है। तो इस फेवरेटिज्म को ख़त्म करने के लिए ये वजह थी, ये फेवरेटिज्म को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया ताकि जो हायरिंग हो वो फेवरेटिज्म पे ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्टफुल कंपटीशन। अब कंपटीशन एज अ बिजनेस स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कंपटीशन हर बिजनेस में होता है, ठीक है। हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी जो इसका बॉटल है, अब कोका कोला है, पेप्सी है, कंपटीटर है। कंपटीटर को एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हैवी एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंसिव, या अपनी क्वालिटी को बेटर करने के लिए, या अपनी प्राइजेस, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए प्राइस, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेस्टफुल अमाउंट्स जाती हैं। कहते हैं कि बैंक engaged themselves in a wasteful competition race. All banks for wide scale advertisement and publicity made heavy expenditure. Obvious सी बात है, अपनी फैसिलिटीज़ को, अपनी जो प्रोडक्ट है, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, या अपनी वाहवाही के लिए, अपनी जो सेल है उसको ज़्यादा करने के लिए उसको हैवी एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। एडवर्टीज़मेंट है, मैंने आपको क्लास में भी बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि एडवर्टीज़मेंट आसान नहीं होती, सस्ती नहीं होती। बैंक को हैवी जो है अमाउंट पे करनी पड़ती है इसके लिए। जो हमारे सिर्फ बैंक नहीं, जो बाकी कंपनी से अदारे हैं, जितने भी बिज़नेस हैं, उनको अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, कंपटीशन को, कंपटीटर को कम्पीट करने के लिए हैवी एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत होती है। तो वो सब वेस्टफुल कंपटीशन होता है वो। तो इस वेस्टफुल कंपटीशन से बचने के लिए उन्होंने जो डिसाइड किया कि हम अपने प्राइवेट बैंक को कन्वर्ट कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे नेशनल बैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरसीज ब्रांचेस। मच ऑफ द ओवरसीज ब्रांचेस वर वर्किंग एट लॉस। द बैंक ऑफिसर्स विजिट इन ऑर्डर टू ऑडिट ब्रांचेस एंड होल एक्सपेंसेस ऑफ देयर पर्सनल नेचर वर चार्ज टू बैंक। अब ओवरसीज ब्रांचेस वो होती हैं जो हमारे मुल्क से, हमारी बाउंड्री से बाहर होती हैं। उनके जो ब्रांचेस होती है, कहता है कि उनका जो उस ब्रांचेस में विज़िट होता है, जो ऑफिसर्स को वहाँ जाके ऑडिट करना पड़ता है, चेक एंड बैलेंस काम का रखना पड़ता है, तो उसका एक हैवी एक्सपेंस होता है जो बैंक को बेयर करना पड़ता है, जो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता बल्कि लॉस की तरफ लेके जाता है बैंक को। तो ओवरसीज ब्रांचेस को लॉस से निकाल कर प्रॉफिट की तरफ लेकर जाने के लिए बैंक ने, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम इन बैंक को प्राइवेटाइजेशन से निकाल कर नेशनलाइजेशन में ले आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द कमर्शियल बैंक्स वर नॉट यूज्ड टू कीप एनी कंट्रोल रिगार्डिंग बैंकिंग बैंक पॉलिसीज। मोरओवर they were offering loans at different rates of interest, due to which the country was facing facility in economic development. अब लोगों की जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना बिजनेस के ऊपर या बैंक्स के ऊपर,
वो होना बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं कि इसकी वजह से ये जो हमारे पास प्राइवेटाइजेशन थी बैंक्स की, लोगों की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसकी बहुत कमी थी। हर बैंक अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी बना रहा है, अपनी बैंक मर्ज़ी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बेहतर नहीं होती थी। क्या अब एक कहते हैं ना कि हमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ के साथ यूनिफॉर्म, क्योंकि सेक्टर सेम है ना बैंकिंग सेक्टर, तो पॉलिसीज़ या बैंक मार्च रेट एक होना चाहिए जो स्टेट बैंक की तरफ से आए और सब उसी को फॉलो करें, ताकि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है बैंक के ऊपर वो अच्छी हो सके। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम बैंक को प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन में ले जाएंगे। तो ये सारी वजूहत थी, 10 वजूहत जो मैंने आपको बताई कि इन वजूहत की बिहाफ पर हम गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन को नेशनलाइजेशन में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन। जैसे कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं मेरिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन। अब बैंक ने, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने, या गवर्नमेंट है उसने डिसाइड कर लिया कि जी हमने इन सारे बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन से निकाल कर नेशनलाइजेशन में लेके आना है, और वो ले भी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 13 बैंक्स थे, बिग स्मॉलर यूनिट्स थे, जो कंबाइन होकर मिलकर 5 बड़े यूनिट्स में तब्दील हो गए। ठीक है, उन 5 यूनिट्स का मैंने आपको नाम भी बताया है, जिसमें हमारे पास था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड एंड अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इनका मेरिट क्या, या मेरिट्स कहते हैं किसी चीज़ की खूबियों को, क्या हमें खूबियाँ हैं जो नेशनलाइजेशन में आकर मिलती हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास मेरिट है यहाँ पे नेशनलाइजेशन, मेरिट ऑफ नेशनलाइजेशन में लॉन्स एंड एडवांसेस। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स द लोन पॉलिसी फॉर द बैंक्स, ऑल बैंक्स हैव टू फॉलो द पॉलिसी, देयरफॉर द लोन्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब जब हमारे पास स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी बना ली, रूल्स एंड रेगुलेशन जब उसने अपने दे दिए, तो उस पॉलिसी के मुताबिक बैंक ने क्या कहते हैं कि उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए बैंक जो है वो इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स तक पैसे को पहुंचाता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जब बैंक प्राइवेटाइजेशन में होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से लोन इशू करते हैं, जिस सेक्टर को उनका दिल करे, इंडस्ट्रियल को दे दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्टर को दे दिया, अपने रिलेटिव्स को दे दिया। लेकिन वही बैंक जब नेशनलाइजेशन में आए तो स्टेट बैंक की पॉलिसी को फॉलो करते हुए इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, जिसको लोन की ज़रूरत है उस तक लोन की सहूलत को भी पहुँचाई जाए। नेक्स्ट हमारे पास मेरिट है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बैंकिंग मैनेजमेंट। बैंकिंग मैनेजमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप एग्जीक्यूटिव बोर्ड to look after the administrative work of the banks. The business of banking has improved due to better management. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत दफ़ा क्लास में बताया है कि मैनेजमेंट एक लाइफ ब्लड की तरह होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब कंपनी है, कोई भी किस्म का अदारा है, बैंक है, कॉलेज, किसी भी किस्म का कोई सेटअप है, जब तक उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, बेटर नहीं है, तब तक जो एक पहिए की तरह है ना कि उसके डिज़ाइन अगल तो पूरा का पूरा सेटअप ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बैंक नेशनलाइजेशन में आ गए तो उनको बेटर मैनेजमेंट मिली, हाई रैंक ऑफिसर मिले, मेरिट पे लोग उनके पास आए एम्प्लॉयमेंट पे, तो क्या किया कि वो एलिजिबल थे, काबिल थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बैंक के जो मैनेजमेंट है उसको भी बहुत हद तक इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से हमारे जो बैंक थे वो लॉस से निकल के प्रॉफिट की तरफ आना शुरू हो गए। रूरल बैंक ब्रांचेस, द nationalized commercial banks have opened many branches in rural areas. It is due to the rural branches that idle funds are being put into the productive uses. अब हमारे पास जब प्राइवेट बैंक होता है, हमारे पास एक स्मॉल, तो उनके पास जो एक कैपिटल है या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पैसा होता है, वो भी लिमिटेड वे में होता है, उनके लिए ज़्यादा ब्रांचेस खोलना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब बैंक नेशनलाइजेशन में आ गए, गवर्नमेंट ओनरशिप में चले गए, तो उनको जो उनके पास बैंक की ब्रांचेस थी वो रूरल एरियाज़ में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रांचेस का इंतखाब किया, जिसकी वजह से कि हमारे पास जो बहुत सारा पैसा जो आइडल बेकार पड़ा हुआ था वो भी इस्तेमाल में आ गया। तो उससे दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जगह जगह पे लोगों को बैंक की जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो भी अवेलेबल होगी। जैसे आप आज बाहर निकलो तो आपको एक ही रोड पे कितने किस्म की बैंक और ब्रांचेस नज़र आती हैं, ATM सर्विसेज, ये वो जो भी आप इकॉनमी में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। ऊपर मैंने आपको कॉजेस में बताया कि जब हमारे पास वेस्टफुल कंपटीशन होता है
तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, वेस्टफुल एक्सपेंसेस होते हैं एडवर्टीजमेंट के, पब्लिसिटी के, जो कि किसी काम के नहीं होते। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ओवरसीज़ ब्रांचेस हैं वहाँ पे जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका विजिट होता है, या एक सारा एक्सपेंस जो है वो किसको बेयर करना पड़ता है, बैंक की मेन हेड को। तो कहते हैं कि जब वो नेशनलाइजेशन में चले गए तो उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस थे जिनके ऊपर उनका कंट्रोल हो गया। The expenses of nationalized bank have been controlled to a large extent. The useless expenses on entertainment and advertisement had been reduced, which improved the rate of the profit for bank। कहता है कि हमारे पास बहुत सारे जो expenses एडवर्टीजमेंट के, पब्लिसिटी के और दूसरे जो जिन entertainment expenses जो कंट्रोल हुए, तो क्या हुआ कि वही पैसा बैंक के प्रॉफिट में इंक्लूड होना शुरू हो गया। Foreign bank branches. The performance of foreign bank branches has improved. The employees and posted on merit basis for increasing the efficiency. The number of foreign branches has also increased. कहते हैं कि जब हमारी फॉरेन ब्रांचेस थी उनमें जब हमें हायरिंग हुई, एम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा बढ़ा, तो जो काबिल थे, मेरिट पे लोग थे, उनको हायर किया गया, जिसकी वजह से वो जो लॉसेस उनको बेयर करना पड़ा है कि कभी हमारा चेक एंड बैलेंस रखने के लिए नहीं है, या जो एक फेवरेटिज्म थी कि लोग का काबिल लोग नहीं थे जो उन ब्रांचेस को चला रहे थे, वही जब उन ब्रांचेस को काबिल लोग मिले तो उसका क्या हुआ कि कंपनी के एक्सपेंसेस जो थे वो भी कम हुए, और जो हमारे पास ओवरसीज ब्रांचेस थी उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। The process of nationalization helped in fair distribution of credit, which was concentrated in the few hands and was widely used for unproductive purpose। अब जिस तरह मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया, हमारे पास जो हम पर पैसों का जो तकसीम थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो हमारे पास लोन की, क्रेडिट की, वो अनफेयर थी। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एक पॉइंट बताया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में कि बहुत सी फ्यूअर लोग थे जिनके हाथों में पैसा जो है वो रुक कर रह गया था। तो जब हमारे बैंक जो है वो प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन में आए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी क्रेडिट की वो इक्वल वे में होना शुरू हो गई। हर बंदा जो ज़रूरतमंद था, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो बिल्कुल दुरुस्त और जिन लोगों को क्रेडिट की ज़रूरत है उन लोगों तक पैसे का जो क्रेडिट की फैसिलिटी थी वो उन तक पहुँची। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नेशनलाइजेशन रिजल्ट्स इन क्रिएशन of different jobs opportunities for talented and educated people in banks. As far as new branches are opened, hundreds of people got employment। अब जब मैंने आपको बताया कि बैंक हमारे पास प्राइवेटाइजेशन से निकलकर नेशनलाइजेशन में आए तो क्या हुआ कि ब्रांचेस में भी इजाफा हुआ, जो हमारे पास हायरिंग थी वो भी मेरिट पर होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरसीज ब्रांचेस थी उनमें भी इजाफा हुआ। तो क्या कि हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट था वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुआ। ऑब्वियसली बात है जब ब्रांचेस में इजाफा होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। जब एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है एक तो फ़ायदा होता है कि हमारे बैंक्स को भी काबिल पढ़े लिखे जो एलिजिबल लोग हैं वो मिलते हैं, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। आप जब बिजनेस स्टूडेंट आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट तब ही इंक्रीज़ होता है जब हमारी इंडस्ट्रीज बेटर वे में काम कर रही होती हैं, प्रॉफिट की तरफ जा रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। बिफोर नेशनलाइजेशन the total profit of the banks was gone into the pockets of their owners. Now the income of banks is transferred of common treasury, which is used for the common interest of nation. अब जब प्राइवेट बैंक थे तो उनका जितना भी प्रॉफिट था वो सारा जाता था प्राइवेट ओनर। ऑब्वियसली बात है प्राइवेट ओनर्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो जितने भी वो पार्टनरशिप पे थे, जो भी उनका सेटअप था सारा का सारे प्रॉफिट वो खुद उसके हकदार होते थे। ठीक है, लेकिन वही बैंक जब प्राइवेटाइजेशन से निकल कर चले गए गवर्नमेंट की ओनरशिप में, तो जितना भी पैसा, जितना भी प्रॉफिट जो पहले प्राइवेट ओनर लेते थे वो अब किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट कॉमन ट्रेजरी के पास। तो उस सारे प्रॉफिट का जो इस्तेमाल है वो सारी नेशन के लिए, अब कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का ख़जाना होता है उसका इस्तेमाल आवाम के ऊपर ही या नेशन के ऊपर ही होता है, डेवलपमेंट के ऊपर ही होता है। तो फिर जो पैसा था वो सारा का सारा किसके, जो उसकी इनकम थी गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन पब्लिक कॉन्फिडेंस।
After nationalization, the people started to show more confidence in banks by depositing their savings into banks because they know that the banks are working under the supervision of government. अब लोगों का जो एतमाद था, पीछे मैंने आपको कॉविस में एक पॉइंट बताया था, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोगों की, जो क्योंकि हर बैंक का ये हमारे पास पॉइंट है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैंने आपको बताया था कि लोग जो बैंक थे उनकी अपनी पॉलिसीज थी, अपने रेट थे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती थी, लोगों का कॉन्फिडेंट नहीं बनता था बैंक के ऊपर। लेकिन यही बैंक जब किसके पास आ गए, गवर्नमेंट के पास, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंट था लोगों का कॉन्फिडेंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया उसके ऊपर, क्योंकि लोगों को पता था, क्योंकि पॉलिसी सेम थी, यूनिफॉर्म पॉलिसी थी, यूनिफॉर्म रेट था, रूल्स थे, रेगुलेशन थे, तो लोगों को कॉन्फिडेंट था कि अब ये बैंक गवर्नमेंट की ऑनरशिप में है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड ऑफ करप्शन पॉइंट, ठीक है, एंड ऑफ करप्शन। एंड ऑफ करप्शन कहता है कि द ट्रेडर हैव टू stop their malpractices regarding the import and export of goods because they realize that their corruption would not be protected anymore. अब कहता है कि माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि उनका काला धन या उनका साइड बिजनेस, ब्लैक मनी कमाने के तरीके, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो हमारे पास कॉजेज में थी कि प्रोटेक्शन, ये हमारे पास पॉइंट था 2.6 पे कि प्रोटेक्शन थी ब्लैक मनी को, ठीक है, प्रोटेक्शन ब्लैक मनी को प्रोटेक्शन थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बगैर किसी झिझक के अपना पैसा जो है वो बैंक में रखवाते थे, क्योंकि उनको पता था कि किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो उनकी जो ब्लैक मनी थी उसकी प्रोटेक्शन थी। लेकिन जैसे ही बैंक प्राइवेट ओनरशिप से गवर्नमेंट ओनरशिप की तरफ आए, प्राइवेट ओनरशिप की तरफ आने के बाद जो उनका अकाउंट्स थे, उनका चेक एंड बैलेंस भी गवर्नमेंट के अंदर चला गया था। अब गवर्नमेंट जब चाहे उसको चेक कर सकती थी, और जो हमारे इंपोर्टर थे, एक्सपोर्टर थे, वो इस किस्म की करप्शन से, या हमारे ऑफिसर थे, इस किस्म की करप्शन से बात रहने लगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी वही बात जो मैंने भी आपके साथ दोहराई है कि जब हमारे पास चेक एंड बैलेंस आ जाता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई ये ऑफिसर है या ये भी, इसके अकाउंट के चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट के पास चला गया, तो क्या जो प्रोटेक्शन मिल रही थी, जो ब्लैक मनी को प्रोटेक्शन मिल रही थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। बिफोर नेशनलाइजेशन द करप्ट ऑफिसर्स and traders were used to keep their black money into banks, but now the banks are not in position to provide any protection to black money because the government can check the accounts of बैंक एट द एनी टाइम। अब गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो जब चाहे अकाउंट्स को चेक कर सकती थी। इस चेक एंड बैलेंस की वजह से जो ऑफिसर्स थे या जो बड़े इंपॉर्टेंट जो भी करप्शन करते थे, पैसा ऑफिसर से अपना संभाल, प्रोटेक्शन दी हुई थी उन्होंने अकाउंट्स के जरिए अपने पैसे को, वो उनको मिलना बंद हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसलेस सर्विसेज। The money incurred on unproductive activities by commercial banks before nationalization is now put to provide almost cost-free banking services to people. अब जब बैंक, हम कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट अदारा है, इसमें फ़लाँ सर्विस भी कम पैसे में मिलेगी, फ़लाँ भी कम में मिलेगी, या ऑब्वियसली पैसों के बगैर भी मिलती हैं सर्विसेज बैंकिंग सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो जब हमारे बैंक हैं वो जब ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप से गवर्नमेंट ओनरशिप में आए, तो उनका जो सर्विसेज थी लोगों को, वो प्राइसलेस सर्विसेज या लो सर्विसेज मिलना शुरू हो गई थी। इन्हीं पॉइंट्स के साथ जो हमारे मेरिट्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने कही हैं बातें, कॉजेज, हमारे मेरिट्स जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मेरिट्स के बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो है डी मेरिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन। हम कहते हैं कि जहाँ पे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पे हमें एक चीज़ मिलती है, साथ में दूसरी चीज़ का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो जहाँ पे नेशनलाइजेशन के कुछ फ़ायदे थे, वहाँ पे नेशनलाइजेशन के कुछ नुकसानात या डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट ऑफ नेशनलाइजेशन में सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है लो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। Nationalization transformed the bank officials into government officials. The jobs were fully secured, which reduced the efficiency of employees. They did not take much pain to design effective policies.
अब हमारे जो इकॉनमी, हमारे पास एक जो जान है गवर्नमेंट अफसर्स का, वो आप सबको बेहतर मालूम है कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं उनमें किसी काम की ज़रूरत पड़ती है तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने के लिए कितना वक्त दरकार होता है उसमें। तो जब हमारे पास उनको पता चल गया कि भाई अब तो हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, हमें इस जॉब से कोई धक्के दे के निकाल नहीं सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता, तो वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। वो लेज़ी होकर काम करें, एक दिन पहले होने वाले काम को 4 दिन में पूरा करें, जिसकी वजह से हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी थी, उन कहते हैं ना कि तरक्की की, एक जिद्दत की, एक एफिशिएंटली काम करने की एक एम्प्लॉय को ज़रूरत होती है कि भाई जो काम तुम एक दिन में कर सकते हो उसको तुम 2, 3 या 4, 5 घंटों में मुकम्मल कर दो। जो 2 दिन का काम है उसको तुम कि यही एक एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉय की। और बेहतर स्ट्रेटजीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, बेहतर जो एक स्ट्रेटजीज़ बनाना काम की। लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि भाई अब तो ये जॉब हमारी है, अब हमें यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हम, तो वो काम को लेकर लेज़ी हो जाते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये डीमेरिट था नेशनलाइजेशन का, जहाँ पे वो प्राइवेट जॉब में थे, बढ़ चढ़ कर काम करते थे, अपनी एफिशिएंसी को शो करते थे ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रमोशन हासिल कर सकें, तो वो जो जोश था काम का वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लो लेवल ऑफ कंपटीशन। हम कंपटीशन जहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ लेके जाता है, वहाँ पर वो हमारी सेल को भी बढ़ाता है। अगर हमारा जो एडवर्टीजमेंट है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम अपने जो व्यूअर्स हैं, जो अपने कस्टमर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, ठीक है। उसकी अब हमारी एडवर्टीजमेंट पॉजिटिव भी जा सकती है, नेगेटिव भी जा सकती है। भाई ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं होता। तो जहाँ पे अब 13-14 अदारे थे, वहाँ पे वो 5 अदारों में चले गए और वो प्राइवेट से निकल कर गवर्नमेंट के अंडर आ गए, तो उनके अंदर कंपटीशन का जो लेवल था वो बहुत लो चला गया। क्यों? क्योंकि उनको उन्हीं रूल्स, उन्हीं स्ट्रेटजीज, उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करना था जो स्टेट बैंक ने देनी थी, ठीक है। वो अपनी कोई पॉलिसी, अपना कोई जो रेगुलेशन थे या अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते थे, जिसकी वजह से बैंक्स के दरमियान, ब्रांचेस के दरमियान जो एक कंपटीशन लेवल था वो बहुत लो चला गया। जब कंपटीशन लेवल लो चला हो जाता है ना, तो एम्प्लॉयज़ का काम करने का जोश, जज्बा भी लो पे चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। Corruption and bad debts. Nationalization results in high level of corruption and bad debts. Credit was generally misused and in any case principal sum was not returned. प्रिंसिपल सम वो होती है जो हम कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ ली है, ये खरीदी है हमने, ये जो एक डील है उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट में या एडवांस अमाउंट के तौर पे हमने ये अमाउंट पे की है, उसके बाद हमने इतनी इंस्टॉलमेंट या इतना एक साथ करके वापस पे करना है। तो कहता है कि इसमें इतना नुकसान होता है, बैड डेट्स के जो चांसेस हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि प्रिंसिपल सम तक हमें रिकवर नहीं होती, बैड डेट्स में चले जाती है। और जो करप्शन, हम कहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के अफसर हैं वो करप्शन में बहुत ही आले किस्म के होते हैं। तो जैसे ही हमारे एक माइंड जो बना था जी हम बैंक को प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन में लाएंगे तो करप्शन का लेवल लो चला जाए, वो करप्शन और तरह की थी जिसमें दूसरे ऑफिसर्स थे वो अपने ब्लैक मनी को सिक्योर करते थे बैंक्स में, और ये करप्शन और तरह की हमें फेस करनी पड़ेगी। मतलब करप्शन का सामना हमें प्राइवेटाइजेशन में भी करना पड़ा और करप्शन का सामना हमें इसमें नेशनलाइजेशन में भी करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है। हमारे पास जब प्राइवेट बैंक होते हैं ना, उनको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, वो पॉलिटिकली प्रेशर के बगैर अपना काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद होते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़, अपने स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको कोई सियासत का प्रेशर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैंक नेशनलाइजेशन में चले जाते हैं तो गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली इनको पॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ता है। एज बैंक्स आर taken over by state, this flourished bureaucratic structure in them. Administrative defaults produced seriously bad effects on the efficiency of these banks. कहता है कि हमारे पास जो bureaucratic effects थे वो एक जो हमारा स्ट्रक्चर था उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स, प्रेशर और ये सियासी और जो हमारे मुल्क का जो हालात हैं उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया हमारे काम के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि इसमें कुर्बा परवरी या हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, हम उनको प्रेफरेंस देते हैं बाकी लोगों की निस्बत।
Nationalization results in a great degree of nepotism and favoritism. Political leaders have influence on the state authorities and they inferred in the working of bank. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फेवरेटिज़म होती है या जो नेपोटिज़म होती है, रिलेटिविज़म होती है, ये कभी भी काबिल लोगों को नहीं लेकर आती, ठीक है। जो मेरिट पे हायरिंग होती है, मेरिट पे लोग आते हैं, या हम किसी ज़रूरतमंद को अगर कर्जे के मामले में देखा जाए फेवरेटिज़म को, तो वो बंदा जिसको ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, कोई एग्रीकल्चर का, कोई किसान है, कोई जो वाकई में इस पैसे को अच्छे तरीके से यूज़ करेगा, उस तक पैसा नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से डेवलपमेंट बिल्कुल जो है स्लो हो जाती है या नहीं होती। लेकिन यही अगर हम इस नेपोटिज्म को साइड पे करके हम सिर्फ ज़रूरतमंद तक पैसा पहुंचाएंगे तो क्या होगा कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ भी जाएगा और हमारे पैसे का मिसयूज़ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है बैंक के ऊपर, जब वो नेशनलाइजेशन में आ जाता है तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है। तो नेपोटिज्म में भी जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम अपने जो करबा प्रवरी है, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं दूसरे लोगों के लिए, जिसकी वजह से हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। It announced at the time of nationalization, bank unfair distribution of credit should be eliminated, but in actual the big zimmedar and officers was taken loans by using their proper resources. अब हमने जब बैंक को हम प्राइवेटाइजेशन में तो हमने कहा था कि जो बैंक की में पैसे का जो क्रेडिट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब वो हम उसको एक्चुअल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बैंक को प्राइवेटाइजेशन में, तो हम फिर भी इस अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जो करप्शन है, जो हमारे पास कहते हैं ना कि ज़मींदार लोग, बड़े वडेरे लोग होते हैं, चौधरी लोग होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को अपना चौधरी पुना दिखाकर क्या करते हैं, वो जो उनको क्रेडिट है या उनको लोन की फैसिलिटी होती है वो उसको अवेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे हाथ जो हजरात हैं, जिनको वाकई में पैसे, जो किसान लोग हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है पैसे की, उन तक पैसा नहीं पहुंचता। तो जो हमारा प्रॉब्लम था फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अनफेयर ही रहता है, ठीक है। तो ये भी एक डीमेरिट था जो उसको फेस करना पड़ा कि जो हमारे वडेरे ज़मींदार लोग थे उन्होंने तो अपने प्रेशर और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पैसा हासिल कर लिया, क्रेडिट हासिल कर लिया, लेकिन जो हमारे छोटे लोग थे, जो छोटे किसान थे, वो फिर भी पैसे से महरूम रह गए, क्रेडिट से महरूम रह गए। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग लोन। अब हमारे पास जब प्राइवेट इदारा होता है ना, हमें उनसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो वर्किंग स्पीड होती है ना वो तेज़ होती है, फास्ट काम करते हैं वो। लेकिन यही जब गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, इनमें जो काम करने का जो एक लेवल है वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में बहुत टाइम ले जाती है, तो लोगों को जो लोन हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। आफ्टर नेशनलाइजेशन द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग लोन्स became complicated, due to which the needy business community could not get loans and the country remained undeveloped in many sectors. अब कहते हैं कि पैसा जो लोन, मैंने आपको बताया कि जो बड़े लोग थे, ठीक है, जो बड़े ऑफिसर्स थे, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो तो कर्जा हासिल कर लेते हैं, आसानी से पैसा ले लेते हैं। लेकिन यही जो छोटा तबका है, स्मॉल मतलब तबके के लोग हैं, उनके लिए पैसा हासिल करना, लोन हासिल करना वैसा ही मुश्किल ही रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो छोटा तबका या छोटी स्मॉलर इंडस्ट्रीज़ हैं उन तो कर्जा नहीं ले सकें, वो तो उधर की उधर रुकी, जिसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट थी, वो हमारा जो हमारी एक वो सोच थी कि भाई हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, पैसा आएगा एंड ऑल दैट, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया, चीज़ें उधर की उधर ही रह गई। तो जिसकी वजह से जो ये भी एक डीमेरिट था, एक नुकसान था जो जिसका सामना करना पड़ा बैंक को। अब इसके साथ आपका टॉपिक का जो इख्तिताम होता है, मैंने आपके आज के टॉपिक में आपको बताया कि चीज़ें मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करने जा रही हूँ कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या होता है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब होता है कि हम प्राइवेट बैंक की ऑनरशिप को कन्वर्ट करते हैं किसमें, गवर्नमेंट ऑनरशिप में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया, इसका इंट्रोडक्शन दिया कि ये क्या होता है, फिर मैंने आपको इसकी कॉजेज़ बताए, वजूहात बताई इसकी कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बैंक को हम, ये हमारे पास कॉजेज़ हैं 10 कि हम क्यों जो बैंक को नेशनल से
हम प्राइवेटाइजेशन से नेशनल की तरफ लेकर जाते हैं। वजूहात के बाद मैंने आपको बताया कि जो मेरिट्स थे, इसका मतलब कि वो बेनिफिट जो उसने प्राइवेट से निकलकर नेशनलाइजेशन में जाकर इंजॉय किए, उन मेरिट्स के जब क्या, फिर मैंने आपको बताया कि सिक्के के दो पहलू के जब हमें एक चीज़ में मेरिट नज़र आते हैं तो डीमेरिट्स का सामना भी हमें एट द स्पॉट करना पड़ता है। तो ये इस सारे पॉइंट्स के साथ आपका, इन सारे पॉइंट्स के साथ आपका जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको सेकंड लेक्चर दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। आज मैंने आपको बताया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक कि क्यों बैंक को नेशनलाइजेशन से दोबारा लाया गया प्राइवेटाइजेशन की तरफ। उसके मेरिट्स को डीमेरिट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।